नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान ने निकलकर चांद की कक्षा में प्रवेश किया और फिर 100% एक्यूरेसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा कैलकुलेटेड सफर जो सीधे चंद्रयान को चांद पर लैंड करा गया। चंद्रयान के चांद की सतह पर पहुंचते ही दुनिया के लिए शोध की नई राहें खुल गईं। रहस्यों से भरे साउथ पोल से भारत का चंद्रयान ऐसी कौन सी जानकारी भेजेगा जिसका इंतजार दुनिया को है। कभी 50 डिग्री की गर्मी, कभी -200 के तापमान के बीच भारत का चंद्रयान किस चीज की तलाश करेगा जो इस क्षेत्र में विश्व के लिए नए रास्ते खोल सकता है। पेश है चांद पर भारत की सुपर लैंडिंग पर श्वेत पत्र। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. अब हम फाइन ब्रेक होंगे, एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। जय विज्ञान, जय विज्ञान। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रमा पर भारत के कदमों के निशान। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी अंधेरों पर भारत ने उम्मीदों का नया उजाला किया। जहां नहीं पहुंचा कोई, वहां भारत ने झंडा गाड़ा। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। चंद्रयान 3 बहुत मायने रखते हैं। इसने भविष्य के दरवाजे खोल दिए। Honorable Prime Minister yesterday, he was also specifically telling it, this mission is just not for India alone. It's for the whole world, so that the other people get inspired to travel to moon. विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। ये विकासशील से विकसित होने के सफर का अहम पड़ाव है। ये साइकिल पर रॉकेट से लूनर साइकिल तक की यात्रा है। सफर जारी है, अब सूरज की बारी है। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। मंगल पर अपनी नजर है, भारत को पूरी खबर है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। लक्ष्य आसमान है, काम पर मिशन गगनयान है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस
फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। दुनिया के कई देशों ने चांद पर अपने यान भेजे, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया। रूस ने कोशिश की तो वो कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन भारत ने पूरे परफेक्शन के साथ चांद पर कदम रख दिया। लैंडर मॉड्यूल आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। इंडिया सबसे नंबर 1 हमारा कंट्री रहेगा। अब चाहे जितने भी मिशन आए, चाहे वो किसी भी कंट्री का मिशन जाए, वहां के साउथ पोल में ही क्यों नहीं, बट हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। पृथ्वी से देखने पर चांद का एक ही हिस्सा हमेशा नजर आता है। दूसरा हिस्सा, जिसको चांद का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो हमेशा से रहस्यों के पर्दों में ही रहा। लेकिन चंद्रयान की लैंडिंग के बाद भारत ने वो ऐतिहासिक लम्हा हासिल कर लिया, जिसके लिए दूसरे देश सिर्फ सोचते ही रह गए। चंद्रमा पर मिशन इतना अहम क्यों है? क्यों हर देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाह रहा है? चंद्रयान 3 की इस अभूतपूर्व उपलब्धि के क्या मायने हैं? क्यों इस लैंडिंग को ऐतिहासिक कहा जा रहा है? कम बजट में भारत ने कैसे हासिल किया ये कीर्तिमान? अब अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के लिए क्या रास्ते खुल रहे हैं? लैंडिंग से भारत को क्या फायदा होगा? आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि क्यों मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे भारत के लिए इसके बाद अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खुल सकते हैं। ये प्रज्ञान रोवर है। 23 अगस्त को शाम 6:03 पर, यानी अपने तय वक्त से 1 मिनट पहले ही, जैसे ही विक्रम लैंडर चांद पर पहुंचा, भारत उस एलीट समूह में शामिल हो गया जिनके रोबोट चांद पर उतर चुके हैं। 23 और 24 अगस्त की मध्य रात्रि को विक्रम लैंडर ने अपने साथी प्रज्ञान रोवर को आगे के काम के लिए रवाना कर दिया। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की इस तिकड़ी ने चांद की अनजान सतह पर हिंदुस्तान का प्रतीक चिन्ह हमेशा के लिए अंकित कर दिया। हम आपको बताते हैं कि आगे भारत इस मिशन में किन किन कामों को अंजाम देने वाला है। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हम लोगों ने सीधी चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। लैंडर और रोवर का जीवन काल 1 चंद्र दिन का है, यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक रोवर और लैंडर चांद की सतह पर काम करेंगे। उसके बाद चांद पर 14 रातों का समय शुरू होगा, तो रोवर को सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। 14 रातों के बाद जब दोबारा दिन होगा, तो मुमकिन है कि वो दोबारा चार्ज हो जाए, लेकिन फिलहाल उनका लक्ष्य 14 दिनों तक पृथ्वी तक जानकारी भेजने का है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि लैंडर और रोवर, जो कि अब चांद की सतह पर मौजूद हैं, वो 14 दिनों तक कैसे और क्या काम करेंगे। विक्रम लैंडर के जरिए इसरो ने कई महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किए हैं। इनमें एक है रंभा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह की जांच करेगा, कितने कण कहां पर हैं, उन कणों में क्या मौजूद है, वहां मौजूद आयंस में होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा।
लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। जैसे पृथ्वी पर भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं, वैसे ही चांद पर मूनक्वेक आते हैं। ये डिवाइस लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर आरे चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। लैंडर के रैंप से होता हुआ रोवर प्रज्ञान भी चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपनी 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर चल रहा है। लैंडर से निकलकर रोवर 8 मीटर के दायरे में चल चुका है। तो विक्रम लैंडर जिस जगह पे लैंड करेगा वो उस एरिया के आसपास का टेम्परेचर मेजरमेंट्स, वहां पे चांद के ऊपर भूकंप कैसे आते हैं, सेस्मोलॉजिकल मेजरमेंट्स, आसपास का कॉम्पोजिशन, चांद का कॉम्पोजिशन, साउथ पोल, बिकॉज हम पहली बार साउथ पोल पे गए हैं ह्यूमंस एज एन ह्यूमन मिशन, तो वहां का कॉम्पोजिशन, साउथ पोल पे लूनर टेरेन कैसा है, वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, ये सभी चीजें लैंडर चेक करेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसकी मदद से रोवर सतह पर मौजूद तत्वों और उनके गुणों की पहचान कर रहा है। इसमें एक खासियत और है, ये चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा, जिससे वहां की सतह पिघल जाएगी और प्रकाश उत्सर्जित करेगी। फिर इस प्रकाश की वेवलेंथ का विश्लेषण करके ये उपकरण सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर मौजूद ये उपकरण मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। रोवर के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स गए हैं जो कि लेजर टेक्नोलॉजी और एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू सॉइल की सैंपल्स को चेक करेगा, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा और उसमें ये दिखेगा कि कौन से ऐसे मिनरल्स है जो हमें काम आ सके। क्रेटर्स में अभी तक ये पाया गया जो आइस क्रिस्टल्स है, हम उन वाटर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रोवर का काम है, वहां के फोटोज लेगा, 500 मीटर की दायरे में रहेगा और कनेक्शन बनाकर लैंडर के साथ काम करेगा। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और लिए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु को भेजेगा। रोवर पर लगा एक और उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। चंद्रमा को ही 2 तरफ से हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये चंद्रमा का नियर साइड है और ये चंद्रमा का फार साइड है। नियर साइड यानी वो हिस्सा जो हमको पृथ्वी से दिखाई देता है, जबकि वो हिस्सा जो पृथ्वी से नहीं दिखता है वो है फार साइड। और इसी फार साइड के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। चांद के ये नियर साइड और फार साइड देखने में, बनावट में बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकतर देशों ने नियर साइड में अपने यान को लैंड कराया है, लेकिन हम बताते हैं कि भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर यह लैंडिंग क्यों की। चांद के दक्षिणी ध्रुव की अभी तक सिर्फ तस्वीर मौजूद थी। ये तस्वीरें चांद की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर्स ने लेकर पृथ्वी तक भेजी थी और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों का सोचना था कि चांद पर इंसानों को भेजने के लिए दक्षिणी ध्रुव उपयुक्त हो सकता है। लेकिन भारत से पहले यहां पर कोई उतर ही नहीं पाया था। 2 पोल्स है हमारे मून के, एक नॉर्थ पोल है और एक हमारा साउथ पोल है। तो ये पोल जो होता है हमें दिखता नहीं है यहाँ से, ये दूसरा डार्क साइड एरिया आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर सनलाइट जो होती है वो नहीं जाती है और कर्व्ड होके, या आप उसे बोल सकते हो कि तिरछी होके जाती है, बहुत ही कम सनलाइट जाती है और कोल्डेस्ट एरिया इसे माना जाता है मून का। पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा के 1 दिन के बराबर होते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की किरणें भी तिरछी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रेटर्स या बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और वहां लगातार छाया रहती है। ऐसे में इन क्रेटर्स के अंदर का तापमान करोड़ों सालों से -200 के आसपास रहता है। 90 डिग्री के कोण पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर इतनी ठंड होने के कारण
पानी से जमी बर्फ मिलने की उम्मीद है। अगर सूर्य हमारा ऊपर है तो सीधी किरणें जा सकती हैं नीचे, एक बहुत अच्छी संभावना है, जैसे हमारा पृथ्वी पे है। बट अगर आपने देखा होगा कभी या सुना हो कि हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वहाँ पे स्लांट आती हैं, जो हमारी किरणें हैं सूर्य की। इसी प्रकार से मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे भी आपका स्लांट है, वो सीधी नहीं है। उसका कारण ये है कि ये कह सकते हैं कि अब जो स्लांट वाला जो पार्ट है वो उसकी एक संरचना का हिस्सा है। इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन क्रेटर्स में हाइड्रोजन, बर्फ और दूसरे जरूरी खनिज भी मौजूद हो सकते हैं जो सौरमंडल के वजूद में आने के राज खोल सकते हैं। जो हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है और उसमें जिसको हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी की तरफ उसका फोकस रहेगा और जो लाइट यहाँ से जाती है जिसमें जहाँ पे हैबिटेट है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या एनिमल्स एक्टिविटीज हैं, जहाँ लाइफ है, वहां से वो लाइट जब जाएगी उसकी संरचना उसकी हम स्टडी कर सकते हैं इससे, और उसको समझ के देन हम उस लाइट को, हम जो बाहर से लाइट आ रही है, जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, उसके साथ में कंपैरिजन करके हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां पे कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढों के अलावा छोटे पहाड़ भी हैं जहां पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर चांद पर इंसानी आउटपोस्ट स्थापित करने हो तो वहां पड़ने वाली सूरज की रोशनी का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। खगोल वैज्ञानिक इस क्षेत्र को पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी आदर्श मानते हैं। चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी अनुमान है। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है। चांद पर 4 देशों ने अपने यान उतारे हैं, अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत। कोशिशें कई और देशों ने की लेकिन नाकाम हुई। लेकिन सबसे कम खर्च में भारत ने ही चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। हैरानी की बात यह है कि चंद्रयान 3 का खर्च हॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से कम है। The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface. लैंडर मॉड्यूल का अल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये पल अविस्मरणीय है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान 3 को लैंड करवाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कामयाबी हासिल की है उसने भारत का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कर दिया है। बड़े बड़े विकसित देशों ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले लेकिन कामयाब नहीं हुए। पर भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके बता दिया कि केवल पैसा नहीं, परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। और ये कामयाबी यूं ही नहीं आई है हमारे हिस्से, कड़ी मेहनत और त्याग के बाद आई है। भारत ने अमेरिका, चीन और रूस की तरह बेइंतहा पैसा नहीं बहाया बल्कि फंड का पूर्ण उपयोग किया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सालाना बजट 2,08,000 करोड़ रुपए है। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बजट 98,000 करोड़ रुपए है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस का सालाना बजट 25,000 करोड़ रुपए है। इन एजेंसियों की तुलना में इसरो का सालाना बजट लगभग 12,500 करोड़ रुपए ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड की कई साई-फाई फिल्मों के बजट से भी कम है।
इसमें हमने ऑर्बिटर इस बार चंद्रयान 3 में नहीं भेजा था, क्योंकि चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर भेजा था जो कि अभी भी काम कर रहा है, इसीलिए ऑर्बिटर का जो हमारा खर्चा है वो निकल गया। दूसरी बात, हमने फ्यूल कम यूज किया, तो हमने इसलिए 40 दिन लगाए, जिससे सिर्फ धरती की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी के वजह से हमने अपना स्पेसक्राफ्ट और ये बोल सकते हैं लैंडर और रोवर वहां पर सक्सेसफुली लैंड कर पाए। तो फ्यूल की भी बचत होगी, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 615 के आसपास करोड़ के आसपास ही हमारा ये लॉन्च हो पाया। 2013 में आई हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी का बजट 828 करोड़ रुपए था। 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर का बजट 1366 करोड़ रुपए था। पिछले साल आई फिल्म एवाटार द वे ऑफ वाटर का बजट 2900 करोड़ रुपए था, लेकिन चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए। ये मिशन बाकी देशों के लैंडर मिशन से भी काफी सस्ता है। रूस के लूना 25 मिशन का बजट 1650 करोड़ रुपए था और जापान के मून मिशन का बजट 1025 करोड़ रुपए है। दुनिया के बड़े बड़े देश चांद के जिस हिस्से तक पहुंचने के लिए पानी की तरह बेतहाशा पैसा बहाकर भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए, वो काम भारत ने दूसरों के मुकाबले बहुत किफायत के साथ पूरा किया है। हम आपको ये पूरा आंकड़ा समझाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने में 700 करोड़ रुपए से भी कम लागत आई है। ये रकम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर के बजट से भी कम है। ओपेनहाइमर फिल्म बनाने में करीब 830 करोड़ रुपए की लागत आई। वहीं फिल्म बारबी तो चंद्रयान 3 की लागत से करीब दोगुने 1200 करोड़ रुपए में बनी है। यानी जितनी लागत में धरती पर एक फिल्म बन रही है, उससे कहीं कम लागत में हमारा स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच रहा है। और यही वजह है कि आज जब इसरो चेयरमैन से चंद्रयान की लागत को लेकर सवाल हुआ तो वो हंसने लगे, बोले ज्यादा नहीं बताऊंगा कैसे हमने कम पैसे में बड़ा काम किया है। इतना पैसा लगाने के बावजूद इनमें से किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब चंद्रमा को समझना आसान होगा। दक्षिण ध्रुव जो है वो अंधेरे वाला पोर्शन है और इसको ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है। इसमें बहुत सारी चीजें वहाँ पे हैं जो खनिज हैं, उनका पता नहीं है हमें और वहाँ पे कुछ हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर काफी कम रहता है। उस कम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ का जानकारी हमें नहीं है, तो वहाँ पे जो है आइस के फॉर्म में हमें जो वाटर मॉलिक्यूल से वो मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी संभावना हमारे साथ में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो खनिज है और जो पुरानी सोइल है वो इंटैक्ट है, क्योंकि उस पे रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जो साउथ वाला जो हमारा पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो हमारा इंटैक्ट है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी देश के स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। अब तक के मून मिशन के इतिहास में वैज्ञानिकों की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। चंद्रमा के बाद अब इसरो का प्लान सूरज के नजदीक यान भेजने का है। यह सूरज की तरफ भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर अपने काम को अंजाम देगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज को मुट्ठी में करने की तैयारी है। धरती के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर भारतीय विज्ञान का एक यान देश के सपनों के पंख लगाए असंभव के धरातल के करीब पहुंचने का इरादा कर चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी की है। मिशन का नाम है आदित्य L1। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। जैसा इसरो ने अभी अनाउंस किया है, अर्ली ऑफ सितंबर में सूरज के पास हम एक मिशन भेजना चाहेंगे। अब सूरज क्योंकि हमारे सौर मंडल में इकलौता स्टार है, तो हमारे लिए वो एक लैब की तरह काम करेगा जिससे हम बाकी स्टार्स को पढ़ पाए। अब आदित्य मिशन
अगर हम कहें सूरज के बिल्कुल पास जाएगा तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि आदित्य मिशन धरती से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। फिर भी ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है और भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य। आदित्य L1 का मिशन है सूरज की ताकत का पता लगाना। ये पता लगाना कि सौर मंडल में पाए जाने वाले कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं, और ये भी पता लगाना कि सूर्य की लपटें धरती पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कैसे असर डालती हैं। इस मिशन में लगभग 378 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आदित्य L1 में लगा कैमरा सूरज की HD फोटो लेगा और सूर्य की वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 पॉइंट कहते हैं। ये धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर रहकर यान सूर्य की आग से बर्बाद होने से बचा रहेगा। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों पर स्टडी करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस सैटेलाइट के सभी पेलोड यानी उपकरणों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। भारत की कोशिश ये है कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएं जो पहली कोशिश में ही L1 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। L1 सौर मंडल में वो जगह है जिसे लाग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अंतरिक्ष में दो ग्रहों या सितारों के बीच मौजूद खास पॉइंट्स को L1 पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट्स पर दोनों ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट बिना अधिक एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पर बना रह सकता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे अंतरिक्ष में पार्किंग कहते हैं। इस पॉइंट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को दोनों ही ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी अपनी ओर खींच नहीं सकती। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। ये पहला मिशन होगा जिससे हम सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। ये करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से बाहर की तरफ फिक्स होगा, जहां से हम सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसकी स्टडी करेंगे और वो बिना किसी अकल्टेशन के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी सोलर इक्लिप्स की छाया के वो लगातार उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो उसकी बखूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी पहली बार होगी जो आदित्य L1 के द्वारा होगी। खास बात यह है कि जिस पॉइंट पर सूर्ययान पहुंचेगा वहां सूर्य ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता, लिहाजा रिसर्च में कोई समस्या नहीं होगी। दुनिया भर में अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां ये मिशन भेज चुकी हैं। अब तक सूर्य पर सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 1960 में भेजा था, जबकि जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। आदित्य L1 मिशन जो है सूरज की परिक्रमा के बारे में, सूरज के फीचर्स के बारे में, और उसके जैसे मैं बता सकती हूँ कि कोरोना जो होता है, आउटर सरफेस होता है सूरज का, उसके बारे में, प्रोटोस्फेयर के बारे में, इन सब की डीप में जानकारी बताने के लिए आदित्य L1 को भेज रहे हैं। आदित्य L1 का मतलब है कि L1 पोजीशन पे जाएगा। इसका मतलब जो लैग्रेंज पॉइंट होता है जहां पर सूरज की ग्रेविटी उसे खींच ना पाए, अर्थ और स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होएगा। तो वहीं पर ही वो रहकर सूरज के बारे में पढ़ेगा, जानकारी लेगा और हमें भेजेगा। अब भारत भी सूरज के पास पहुंचने के लिए तैयार है। ये शानदार अभियान एक बार फिर ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा सूरज की तरह ही बुलंद है।
भारत ने मंगल ग्रह पर यान केवल 6 महीने के लिए भेजा था, लेकिन उसने लगातार 8 साल तक वहां से जानकारी भेजी। चंद्रयान 3 से भी इसी तरह की उम्मीद है। इन 2 मिशन की सफलता के बाद इसरो की निगाहें अब एक मैन्ड मिशन पर हैं, मिशन गगनयान। आदित्य एल1 अगला जो मिशन है वो सूर्य मिशन होगा। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा है। ह्यूमन पहली बार स्पेस में जाएंगे। इसरो की नजर अब सिर्फ चांद और सूरज पर ही नहीं है, बल्कि इसरो ब्रह्मांड के हर उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है जिससे इंसान अब तक अनजान है। ये तय है कि आने वाले सालों में अंतरिक्ष में भारत का मंगल ही मंगल है, क्योंकि चंद्रयान से लेकर सूर्ययान और गगनयान तक की तैयारी हो रही है। गगनयान का मिशन है इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। माना जा रहा है कि 2024 में हिंदुस्तान का ये सपना पूरा हो सकता है। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आदित्य एल1 अगला जो मिशन है वो सूर्य मिशन होगा, जो अगले आने वाले कुछ समय में 2-3 हफ्ते के अंदर में उसका लॉन्च होने वाला है। और ये पहला मिशन होगा जिससे हम सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। ये करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से बाहर की तरफ फिक्स होगा, जहां से हम सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसकी स्टडी करेंगे। और वो बिना किसी अकल्टेशन के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी सोलर इक्लिप्स की छाया के वो लगातार उसकी स्टडी कर सकता है, जिससे हमें सूर्य की लगातार जानकारी मिल सके। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। ये भी तय हुआ कि कौन कौन अंतरिक्ष जाएगा। इन सब की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन इसके बाद कोरोना की वजह से गगनयान पर काम धीमा हो गया। इस कार्यक्रम के तहत 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएंगी। गगनयान 1 मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गगनयान 2 में व्योम मित्र नाम के रोबोट को भेजा जाएगा। मकसद ये है कि ये रोबोट व्योम मित्र इंसानों यानी अंतरिक्ष यात्रियों की तरह काम करे। ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों और मिशन की टीम से संपर्क करके बात करे। गगनयान 3 यानी गगनयान के तीसरे पड़ाव की लॉन्चिंग में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मिशन होगा। पिछले कई वर्षों से इस पे काम हो रहा है और इसका बजट थोड़ा काफी ज्यादा था, इसलिए ये डिले भी हुआ। लेकिन इसका प्रपोजल करीब मेरे ख्याल में 10 वर्ष पहले तैयार हुआ था, जिसमें हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर, उस 400 किलोमीटर दूर जो एक ऑर्बिट है अर्थ के जो चारों तरफ है, वहां पे हम मैन मिशन, हमारे 3 आदमी का अभी इनिशियली ये रखा गया कि हमारे 3 आदमी वहां पे जाएंगे। और जो ह्यूमन जो मैन उसका पहली बार हमारे इसरो में, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लॉन्च होगा, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि ह्यूमन पहली बार स्पेस में जाएंगे। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन रूस के मिशन की ओर से। 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गैगरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड पहुंचे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेट अंतरिक्ष में पहुंचे थे। The next mission is considered the most important ambitious mission which the world will look up to is the Gaganyaan mission. पहले दूसरे मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहेगा कि जिस रास्ते से यान अंतरिक्ष पहुंचे, उसी रास्ते से वापस भी पृथ्वी पर पहुंचे, ताकि गगनयान 3 में कोई मुश्किल न आए। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई कर दिया है। स्पेस क्रांति की रेस में अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम भी कर रही है, सबसे बड़ी चुनौती भी मान रही है।
और रिसर्च के लिए डेटा का इंतजार भी कर रही है। एक समय था जब भारत के पास न बजट था न संसाधन, लेकिन एक जुनून था कि अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाया जाए। तब रॉकेट को लॉन्च पैड तक साइकिल या बैलगाड़ी से लाते थे, लेकिन आज वो वक्त आया है कि भारत का नाम अंतरिक्ष की बुलंदियों पर लिखा जा चुका है। ये एक नई सुबह है जो पूरी दुनिया देख रही है। We have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. कहते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता माने जाने वाले होमी जहांगीर भाभा ने सरकार से सिफारिश करके विक्रम साराभाई को काम करने के लिए केरल का एक गांव दिलाया था, थुम्बा। इसकी वजह ये थी कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड की केंद्रीय रेखा थुम्बा से गुजरती है। 1958 में समुंदर किनारे के एक निर्जन गांव से डॉक्टर साराभाई ने शुरुआत की थी और आज चंद्रयान की सफलता ने बता दिया कि साराभाई ने अगर कामयाबी का सपना नहीं देखा होता तो हिंदुस्तान चांद पर नहीं होता। तुम्बा एरिया हमारा त्रिवेंद्रम के पास में जो हिल एरिया जहां से हमने बहुत रॉकेट लॉन्च किए शुरू में, और वो दिन और आज के दिन में फिर उसके बाद हम धीरे धीरे SLV-3 तक गए 1980 में। उसके बाद PSLV की दुनिया आई और पिछले 15-20 साल में हमने इतने सफल मिशन दिए पूरी दुनिया को, और ये दिखाया भी हमने कई बार। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि एक ही बार में हमने करीब 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये दुनिया के लिए करिश्मा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं और जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, दोनों चीजें हैं इसमें, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। जहां केवल नारियल के पेड़ नजर आते थे, वहां साराभाई और होमी भाभा ने रॉकेट की लॉन्चिंग का सपना देखा। नारियल के पेड़ों के बीच एक लॉन्च पैड बनाया गया। लॉन्च पैड के पास के एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मैगडलिन को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का मुख्यालय बनाया गया। APJ अब्दुल कलाम जैसे नौजवान वैज्ञानिकों के साथ काम शुरू हुआ। वर्कशॉप में तैयार रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को साइकिलों पर लादकर लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से पहला रॉकेट छोड़ा गया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चल पड़ा था। ये तस्वीर 1981 की है। इस बैलगाड़ी से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ने उपलब्धियों की अनंत यात्रा शुरू की थी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने समय की कठिन परीक्षाएं पास की हैं। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि विज्ञान पैसे से ज्यादा परिश्रम से आगे बढ़ता है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।